भारत में एक देश एक चुनाव वाला बिल संसद के विशेष सत्र में लाया जा सकता है। इसे लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में संभावनाएं तलाशने के लिए समिति का गठन कर दिया है। ये समिति सभी पार्टियों के नेताओं और जानकारों से विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह कहा गया है कि संसद में इस पर सार्थक चर्चा होगी। इस बीच बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस आइडिया का स्वागत किया है। सभी ने एक सुर में कहा है कि इससे खर्चे में भारी कटौती होगी। मतलब कि बार बार चुनाव में खर्चा बहुत होता है और समय भी बर्बाद होता है, विकास कार्यों में भी बाधाएं आ जाती हैं। अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार को ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, आलोचक ये भी पूछ रहे हैं। 9 सालों में पहले सत्ताधारियों को ये क्यों नहीं सूझा कि बार बार खर्चा हो रहा है। एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट आज के भारत में कितना संभव, सबसे बड़ा सवाल कि कितना उचित होगा। नमस्कार, जस हिंदी पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस समिति को लेकर पत्रकारों के सवाल पर जब ये कहा शुक्रवार को, जो जवाब उनका आया, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो समिति ही बनी है, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। इस तरह का जब स्टेटमेंट आता है तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट क्यों है, कौन घबरा रहा है जब बात एक देश एक चुनाव की हो रही है। क्या विपक्ष को ये इशारा है कि आप ज़्यादा घबराइए नहीं, या फिर जो मोदी सरकार के आलोचक हैं उन्हें ये संदेश देने की कोशिश संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की है। कुछ सवाल हम स्ट्रेट टॉक में अपने दर्शकों के लिए उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके इन सवालों पर क्या राय हैं, सुझाव हैं, तो आप info@justbroadcasting पर ईमेल के जरिए जरूर भेजें। एक देश एक चुनाव भारत के विकास में कैसे सहयोगी हो सकता है, क्या इससे क्षेत्रीय समस्याओं की अनदेखी हो जाएगी, ये भी विरोधी कहते हैं। क्या ये विविधता वाले भारत में सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। क्या ये अडानी पर नए खुलासे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी, कवायद भी दिखती है। बिना ठोस कारण के संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, क्या पहले ऐसा भारत की इतिहास में, भारत की राजनीति में हुआ है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए उनका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में और दर्शकों से उनका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ नागेंद्र जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से ही जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार सर आपका कि आप आए स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं विवेक देश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत। लेकिन क्योंकि समय आपके पास सीमित है आज, तो शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगी। एक देश एक चुनाव, ये शगुफा छोड़ा गया है और रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नड्डा जाते हैं, उनसे मिलते हैं और लगभग सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस कानून से बहुत फायदा हो जाएगा देश को। जो विकास में बाधाएं आती थी या चुनाव में वक्त चला जाता था या फिर खर्चा बहुत हो जाता था, इस कानून के आने से जो है विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। आपको क्या लगता है? मैंने पहले ही बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि क्या ये सही होगा भारत जैसे देश पे जहाँ पर विविधताएं बहुत हैं, या फिर ये अडानी पर जो नया खुलासा हुआ है इससे ध्यान भटकाने की कवायद है, क्योंकि G20 की बैठकों की तैयारियां चल रही है। पूरे विश्व के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। विवेक सर। जी नेहा जी, ये एक देश एक चुनाव, ये विचार काफ़ी दिनों से बीजेपी ने पहले से ही फ्लोट करके रखा है और इसको सही समय पर भूनने का शायद वो इंतज़ार कर रहे थे और उनके दृष्टि से अभी वो समय आ गया है, ऐसा लग रहा है। उनका क्या गणित है, क्योंकि वो कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं करेंगे जिससे उनको फ़ायदा ना हो। तो शायद वो ये समझ रहे हैं कि ये करने से उनको फायदा होगा। तो किस तरह से उनको फायदा होगा, क्या उनका कैलकुलेशन है, ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ तो उन्होंने सोचा है और इसीलिए शायद वो, आप कह रही है समिति का गठन हुआ है और सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने उसका स्वागत किया है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से हम इस बात को सोच ही रहे थे कि बीजेपी की तरफ से कुछ ना कुछ एक सरप्राइज या फिर शॉक, इस तरह का कुछ किया जाएगा। हालांकि लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे थे कि कोई कह रहा था, सतपाल मलिक जैसे लोग ये कह रहे थे कि तो कुछ बात करने की पॉसिबिलिटी है, राम मंदिर की पूजा जब होगी उससे पहले कुछ
इस तरह की घटनाएं होगी जिससे बीजेपी को फायदा होगा, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन ये एक देश चुनाव जो किसी के मन में नहीं था। एक दूसरी अटकल उसके साथ ये भी लगाई जा रही है, आज जो अपोजिशन की मीटिंग हो रही है वहां पर ये भी एक अटकल लगाई जा रही है कि शायद महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन का कानून वो लाना चाह रहे होंगे इस सत्र में। ये भी एक अटकल शायद उसमें लगाई जा रही है। और क्या इसमें क्या सच है, कहाँ तक वो जाएंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन इतना आसान वो नहीं है। इतना उसके लिए पहले तो ये जो 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं, अभी जो दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, वो सारे शायद पोस्टपोन करने पड़ेंगे। ये जो प्रक्रिया है वन नेशन वन इलेक्शन अगर करना चाहते हैं वो, और उसको लॉजिकल तक ले जाना चाहते हैं, इसको बहुत लंबा समय लगे। इतना आसान नहीं है पूरी प्रोसेस, बहुत समय, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ी, बहुत सारी रिजिक्स करने पड़ेंगे। तो क्या इसकी तैयारी पहले से कर रहे हैं? क्या वो इसका प्लानिंग बहुत पहले से चल रहा था और अभी उसकी खुलासा हुआ है? हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई भी आइडिया कल परसों तक किसी के मन में नहीं थी। इतने गुप्त तरीके से ये सब हो रहा है ऐसा लगता है। लेकिन ये आज भी कल के लेवल पर ही है। जहां तक एक देश एक चुनाव का सवाल है, इसके कुछ एडवांटेजेस जरूर होंगे, जैसे कि एक बार इलेक्शन हो जाए तो फिर बार बार इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। एक ही साथ पैसा भी उसमें कम लगेगा, समय भी कम जाएगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक बातें होती है जो इससे इसका हनन होता है। जैसे अगर किसी स्टेट में कोई सरकार है वो गिर जाती है कभी बीच में, या फिर गिरा दी जाती है, जिस तरह के हमने देखा है बीजेपी हमेशा ये करती आ रही है। जहां पर उसकी सरकार बनी हो, उस सरकार को गिराकर वापस 1-2 साल में अपनी सरकार को वहां पर किसी भी तरह से बना ले। इस तरह के प्रयोग बीजेपी बंद कर देगी? ऐसा है तो अच्छा है। लेकिन इसमें विषयों का जो एक कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब स्टेट्स के कई बार विषय अलग होते हैं, सेंट्रल के विषय, सेंट्रल इलेक्शन के विषय अलग होते हैं। वो सारे विषय लेकर एक साथ इलेक्शन में जाना, जैसे महाराष्ट्र के अपने कुछ अलग विषय इलेक्शन के होंगे, हरियाणा के अलग होंगे, हर एक स्टेट का अपना अपना कुछ एजेंडा होगा, विषय होंगे। वो सारे विषय और केंद्र सरकार चुनने के पीछे जो विषय होते हैं, वो सारे विषय, उनका जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उससे एक डिसरप्शन पूरे पॉलिटी में हो सकता है। इस तरह की बातें एक्सपर्ट्स इससे पहले भी कह चुके हैं। तो ये एक तरह से दिखता तो बहुत आइडियलिस्टिक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ही एक पेचीदा, बहुत ही मुश्किल इस तरह का एक मामला है, जो 3-4 महीने में, मतलब अगर ये 4 स्टेट्स में इलेक्शन लेनी है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो 4 महीने में तो नहीं हो सकता है फिर ये सारे के सारे जो है क्लब कर दिए जाए लोकसभा इलेक्शन के साथ, और उसके बाद महाराष्ट्र हरियाणा के इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहे हैं, हो सकता है उनको प्रीपोन कर दिया जाए। तो सारे जो इलेक्शन, सारे स्टेट्स के इलेक्शन, जहां पर 1 साल पहले 2 साल पहले सरकार बनी है, उसको भी आपको बर्खास्त करना पड़ेगा, इस इलेक्शन में लाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस का डिसरप्शन बहुत बड़े लेवल का होगा, जिसकी गारंटी कुछ नहीं कि वो बना रहेगा। हर 5 साल में ही इलेक्शन होंगे, इसकी गारंटी कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक वन ऑफ ये एक्सपेरिमेंट करके हमको क्या मिलने वाला है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल है। मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, हमने बहुत बार देखा है। 4 घंटे की नोटिस पर वो लॉकडाउन कर सकते हैं, बिना किसी संज्ञान के लोगों को वो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं और लाखों लोग मुश्किल में डाल सकते हैं। तो इस तरह का कदम बिल्कुल उठा सकते हैं। इसके बारे में सब तैयार रहना चाहिए। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि अपोजिशन भी, मुंबई में जो मीटिंग हो रही है, वो भी पूरी तरह से इस बात से अभी वाकिफ होकर वो अपने स्टेप्स जल्दी जल्दी हमने उठाने चाहिए। इस तरह की बात वहां से भी अभी आ रही है, उस तरह के बयान भी वहां के लीडर्स कर रहे हैं। तो देखते हैं, बहुत स्पेकुलेटिव मामला है। अभी तक इसके बारे में कोई ठोस पुरजोर तरीके से कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो हो सकता है वो सत्र शुरू होगा उस समय हो जाए। तो लेकिन सत्र से पहले कुछ एजेंडा बताना पड़ता है सत्र का।
पर ये सरकार ऐसे करती नहीं है, पहले से कुछ स्पष्ट ही नहीं होता कि क्या करने के लिए जो है विशेष सत्र जो लाया गया, या फिर किसी फैसले के पीछे जो है प्रॉपर तरीके से विचार विमर्श किया गया कि नहीं है, स्टेक होल्डर्स को जो है बताया तक गया कि नहीं। ये भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पहले भी फैसले जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं मोदी सरकार के, इसमें ये दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर, अगर आप बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास सीमित समय के लिए आप आए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा लग रहा है कि युद्ध स्तर पर बीजेपी की तमाम मुख्यमंत्री और नेता जुट गए हैं कि ये देश को बहुत आगे लेकर जाएगा। G20 की बैठक होने वाली है दिल्ली में, इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि माहौल बंदी की ये कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर पड़े और ये समझा जाए कि भारत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही अडानी पर एक नया खुलासा OCCRP ने किया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बने हुए उत्कर्ष सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना कि इतनी सारी अटकलें हैं, और मेरा प्रश्न तो ये भी सर कि 142 करोड़ की आबादी वाले, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में जब इतने बड़े पैमाने पर बदलाव की बात होती है, तो इसे पहले से क्यों नहीं बताया जाता, जानकारी क्यों नहीं दी जाती स्टेक होल्डर्स की? और ये विशेष सत्र अगर बुलाया गया है, सूत्र बता रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इस पे समिति का गठन फौरन कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है युद्ध स्तर पर सरकार काम करना चाहती है, लेकिन इस काम का अंजाम क्या है? जैसे यूसीसी के समय भी ये देखा जा रहा था कि अब शायद यूसीसी आ ही जाएगी, लेकिन उसका कुछ समय के बाद क्या हुआ हमने देखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे थे, उसके बाद क्या हुआ हमने देखा। और अब ये क्यों हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अडानी गेट फिर से सामने आ गया है, G20 की बैठक है और इंडिया अलायंस और उनके वोट शेयर, इससे कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की नींव हिली हुई है। उत्कर्ष सर, देखिए यहाँ इन चीजों को देखने के लिए दो चीजों को देखना पड़ता है। एक तो स्टाइल ऑफ वर्किंग, नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है, उसमें वो अचानक से फैसले करने के लिए, मतलब हमने देखा है पिछले 9 साल में कि अचानक से कुछ फैसला हो जाता है। यहां तक कि जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला था वो भी बिल्कुल अचानक आ गया, बहुत प्रोसेस उसके पीछे हुआ नहीं। बहुत सारे बिल, आर्टिकल 370 का मामला था, उसको खत्म करना था, वो आ गया तो आ गया, क्योंकि ये मान के बैठे हुए कि डेमोक्रेसी में एक बार मेजॉरिटी मिल गई तो फिर कुछ करना नहीं, कोई सवाल जवाब, कोई प्रोसीजर का कोई मतलब नहीं है। जनता ने मुझे मान लिया है और मैं अब जो चाहूंगा करूंगा। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर चीज का एक प्रोसेस बना के रखा है। कोई भी बिल आप लाते हैं, आपको कमेटीज के भीतर ले जाना पड़ता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के भीतर ले जाना पड़ता है, और पार्लियामेंट्री सेशंस को प्लान करने का, उसके एजेंडे को फाइनल करने का भी एक प्रोसीजर, वो प्रोसीजर नहीं दिख रहा है। तो प्रोसीजर बाईपास, एक बात बाईपासिंग द प्रोसीजर, ये एक स्टाइल है और ये स्टाइल बहुत क्लियरली दिख रही है। अब लोग आलोचना करते रहे कि भाई आपने बाईपास कर दिया, बोले पास कर दिया जाओ, चुनाव में तो जनता ने हमको वोट दे दिया। जैसे डिमोनेटाइजेशन का सवाल ये है कि वो फैसला अच्छा था बुरा था, वो बात की चीज है, लेकिन जोड़ा कैसे गया कि मेजॉरिटी है, हमने कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है, और उसके बाद हमने सारे इलेक्शंस जीत लिए, तो बस जस्टिफाई। तो ऐसे में प्रोसीजरल इश्यूज को डिस्कस करने का स्कोप नहीं छोड़ते, एक बात। दूसरी बात, ये सही बात है कि आंख भटकाने का भी काम होता है कि आप दूसरी चीज पर ना सोच पाए, इसके लिए बैक टू बैक चीजें आती रहती, इश्यूज आते रहते हैं। अब अडानी गेट की बात कर लें या इंडिया अलायंस की बात कर लें, आप देखिए तो इंडिया अलायंस की जब मीटिंग्स हो रही है, तीसरी मीटिंग हुई और तब तक उस दिन कुछ हुआ, कोई ना कोई ऐसा मामला आ गया कि वो एक्चुअली फुटेज जितनी बननी है उस फुटेज में मेरा शेयर, मतलब उधर का स्पेस कम हो जाए, ज्यादा बड़ा सवाल ये हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजीज है, इस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। अब इसके भीतर आपने अभी जिक्र किया था कि यूसीसी आया, इतना मरबलिंग हुई, कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। एक वे ऑफ वर्किंग है जो कुछ भी कभी भी कर सकती है। दूसरा ये है कि एक एजेंडा खोल दिया जाता है, थोड़ी नब्ज देखी जाती है कि कितना बाई हो रहा है, वो आइडिया कितना बाई नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाता है।
अब एजेंडा आया नहीं, तो सेशन का नोटिस आया, नोटिस भी नोटिस उसको कह लें कम्युनिकेट किया गया है एक ट्वीट के जरिए कि एक सेशन होगा जी। प्रॉब्लम है सरकार फंसी हुई है, सरकार इस वक्त फंसी हुई है, उसके सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं। पॉलिटिकल चैलेंज ये है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले और 5 राज्यों से आ रही बहुत अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरा G20 का जो पूरा हाइप है देश भर में, G20 के मीटिंग्स हो रही हैं, G20 का पूरा मतलब सड़कें खूबसूरत की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन G20 के जो लीडर्स हैं उन लीडर्स में बहुत सारी कंट्रीज आपके सपोर्ट में नहीं आ रही है। कई मामलों में ब्राजील सपोर्ट में नहीं आ रहा है, चाइना के साथ तो बिल्कुल ओपन वार छिड़ा, एक तरीके से कहीं शैडो वार चल रहा है। 4 दिन पहले चाइना ने एक मैप रिलीज कर दिया, उस मैप को लेके आप बहुत हार्ड स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी, बिजनेस, आपके इंटरेस्ट, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ऐसे फ्रंट पे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सामने ही है, बहुत बड़ा हो चुका है, प्रोडक्शन उस तरह से बढ़ नहीं रहा है जितना आप दावे करते थे। तो ये सारी चीजें ऐसे हालात पैदा कर रही हैं जहां पे आपकी जरूरत ये है कि नए मसले ज्यादा खड़े होते रहें और चर्चा उस तरफ ज्यादा जाए। और ये तो है ही कि हम और मतलब अभी कमेटी बनाई थी, हमने क्यों परेशान आप हो रहे हैं, लेकिन हम किसी दिन कर भी देंगे, आप परेशान होइए। तो यही जो स्टाइल है ना, वही स्टाइल अभी सामने दिखाई जी। बड़ी आबादी वाले देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन कितना संभव है और इससे क्या जो विविधता है सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये अभी शुरुआती चरण है, ये कितना अंजाम दिया जा सकेगा इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के साथ ये जोड़कर देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश या फिर मीडिया में बने रहने की कोशिश भी दिखती है। हमारे साथ नागेंद्र सर बने हुए हैं। नागेंद्र सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये हम समझ सकते हैं या फिर कह भी सकते हैं कि ये संभव नियर फ्यूचर में तो नहीं नजर आता है कि निकट भविष्य में ये हो पाएगा देश में, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल देश है हमारा। ऐसे में ये क्या कोशिश हो सकती है? 18 से 22 सितंबर विशेष सत्र का बुलाया जाना और बिना किसी ठोस कारण के बताए ट्विटर पर इसकी जानकारी दे दी जाती है। एक तो डिफरेंट वर्क कल्चर, जैसा कि उत्कर्ष सर भी कह चुके हैं, ऊपर से इंडिया का बढ़ता दबदबा या फिर बढ़ता प्रभाव, क्या समझते हैं आप इसे? देखिए नेहा, इस सरकार में जो कुछ होता है वो एक नैरेटिव बनाने के लिए होता है और एक पूरा एक अवरा बनाने के लिए होता है। और अगर इसको ये कहा जाए कि आनन फानन हुआ है तो आनन फानन वो कुछ नहीं करते हैं। आनन फानन करते दिखते जरूर हैं, लेकिन सब कुछ बहुत सोचा समझा, बहुत सुचिंतित होता है। ये इशू भी वैसा ही है। अगर वन नेशन 1 इलेक्शन की बात करें या संसद के विशेष सत्र की बात करें या जो भी चीजें अभी आने वाली हैं, अभी विभिन्न महिलाओं के लिए बिल आने की बात भी है, जो भी मामले हैं ये बहुत तयशुदा तरीके से चल रहे हैं। आप ये देखिए कि ये सब कब शुरू हुआ है। ये मानना पड़ेगा कि सर्वशक्तिमान विश्वगुरु का खिताब खुद को देने वाले हमारे मोदी जी इन दिनों पैनिक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पैनिक बटन इंडिया के गठन के बाद से और तेजी से दबा है जी। इंडिया के गठन के साथ साथ उनके हर मूव, इंडिया के गठन के साथ एनडीए का अस्तित्व में फिर से आ जाना, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना के मुद्दे पर एफिडेविट का बदला जाना, या अभी बंबई की बैठक के ठीक पहले गैस के दाम कम कर देना, ये सब बताता है कि चीजें कहीं न कहीं पैनिक में हैं और वो दबाव में आ चुके हैं। कल जब ये विशेष सत्र का मामला आया है तो आप ये देखिए कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के विशेष सत्र की सूचना ट्विटर के जरिए दी गई है, यानी कि एक मान लीजिए विज्ञप्ति के जरिए दी गई है। ऐसा नहीं होता है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है कि कैबिनेट से अप्रूवल होता है, उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, उसमें बाकायदा एजेंडा बताया जाता है,
क्यों हम सत्र बुला रहे हैं, क्या जरूरत है? 2 दिन और 5 दिन बहुत होता है। संसद का विशेष सत्र कभी एक या 2 दिन से बुलाया, तो इसको भी समझे जाने की जरूरत है कि जिस समय इंडिया की बैठक बंबई में आकार मतलब अपने रफ्तार में थी और ये देखना पड़ेगा पूरी स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही थी, तो एक नया हेडलाइन मैनेजमेंट भी था। मैं इसको पे भी देखता हूँ, एक नया तरह का हेडलाइन मैनेजमेंट भी था कि वो उसकी सूचियां कहीं न कहीं खबेज है। अब बात आती है कि ये जो चौंकाने वाला मामला है, मैं इसको विशेष सत्र की बात को अगर मैं कहूं तो मैंने उसको एक ये भी इंटरप्रेट किया है कि विशेष सत्र बुलाने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि अपने उस नए घर में प्रवेश के बहाने एक नया हवन कुंड उस दिन दिखाई देगा इस देश में। एक नया कुछ ऐसा दिखाई देगा पूरे देश में जो एक नया नैरेटिव बनाएगा जी। अब मैं इस पर आता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करूं तो अगर किसी को भी लगता है कि कल होने जा रहा है तो यह संभव है, ये मोदी जी भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये मोदी जी भी जानते हैं, पूरा सिस्टम जानता है। इस देश में एक चुनाव पद्धति हुआ करती थी, ऐसे ही चुनाव होते थे, 67 ये हुआ है, लेकिन फिर क्यों बंद हो गया? इसलिए बंद हो गया कि सरकारें बर्खास्त होने लगी, सरकारें गिरने लगी, आया राम का देश है, ये देश तोड़ने में सरकारें तोड़ने में सबसे ज्यादा माहिर हुआ है। तो जो इतना माहिर हो सरकार तोड़ने में, उसको तो अच्छी तरह पता हुआ वो नहीं है ये। दूसरी बात, अगर मैं इसको बड़ी संभावनाओं को सब कुछ पॉजिटिव ही मान लूं तो इसमें आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए होती है। इसमें संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत से इसको पास कराना होता है। ऐसा भी नहीं है कि जो अपनी स्टाइल में आप उस संसद का पूरे संसद बुला करके आप कर लेंगे। लोकसभा में अलग पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में कराना पड़ेगा। लोकसभा में आप करा सकते हैं, राज्यसभा में आप नहीं करा पाएंगे, सब कुछ आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि 5 राज्यों के चुनाव करीब आ रहे हैं। 8 महीने बाद या 9 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। एक इस देश की जनता में, इस देश की जनता के मानस में ये दर्ज कराना है कि हम बहुत महान काम करना चाहते हैं, इतना महान काम करना चाहते हैं कि हम आपको एक रोज चुनाव, साल में 32 चुनाव ना हो, उससे मुक्ति करना चाहते हैं। तो ये जनता, हमारी जनता है कि बहुत मासूम, उसको लगता भी है कि हाँ वाकई तो बहुत महान काम है। उस नैरेटिव को लेकर जाना चाहते हैं कि हम इतना महान, क्योंकि इसका विरोध होगा, इसको हॉबी के इसका विरोध होगा, विरोध शुरू हो गया है। वो बताएंगे हम इतना हम आपका खर्चा बचाना चाहते हैं, हम आपका टाइम बचाना चाहते हैं, हम सरकार का रिसोर्स बचाना चाहते हैं, हम ये, लेकिन ये नहीं होना चाहते। बैक ऑफ द माइंड आपने दर्ज करा दिया इसको। तो दूसरा एक अहम पहलू इसका, आप ये देखिए कि चलिए मैंने मान लिया कि सब कुछ आपकी मंशा से, एक वन इलेक्शन के लिए कमीशन होना चाहिए, एक कमीशन को अस्तित्व करना चाहिए था, जो कमीशन सहमतियां आपत्तियां मांगता है और करता है। लेकिन अगर कमीशन बनता तो रामनाथ कोविंद उसके चेयरमैन नहीं बन सकते थे, वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए कमेटी बनाई, कमेटी के चेयरमैन बनाया गया उनको। मेरा बहुत साफ इंटरप्रिटेशन है, इसमें न वन नेशन 1 इलेक्शन की बहुत साफ मनता है, मनता सिर्फ इतना है वो रामनाथ कोविंद के बहाने इस देश में वो उनको घुमाएंगे, उस कमेटी को घुमाएंगे, जनमानस को बनाएंगे, दलित चेहरा आगे करेंगे, एक दलित चेहरे आगे करके एक बड़ा नैरेटिव करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आने के बाद एक बड़ा चैलेंज बन चुका है ये, मायावती का कोई भरोसा नहीं है, तो वो उन्होंने बहुत खामोशी के साथ ये डाल दिया है। और उनको, मैं ये बात अतिशयोक्ति लग सकती है किसी को, मैं ये कहना चाहूंगा रामनाथ कोविंद के रूप में वो अपना एक नया बेहतर करना चाहते हैं, नया। जी बिल्कुल, आपने रामनाथ कोविंद का जिक्र किया। उत्कर्ष सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी
कि रामनाथ कोविंद का चयन क्यों? क्योंकि सपा के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा है कि ऐसी परंपरा नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह की समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। आपकी टिप्पणी क्या होगी? और मैं उसके बाद ये भी समझूंगी कि जब बात पैसा बचाने की आती है और विकास के कार्यों में लगाने की आती है, विकास कार्यों में बाधाओं की आती है, तो 9 वर्षों में तो बहुत समय मिला केंद्र सरकार को, लेकिन ना पैसे बचता हुआ नजर आया, ना ही विकास होता दिख रहा है। जो गरीब है वो और गरीब हुए हैं, जो छोटे कारोबारी है, जो मझोले कारोबारी हैं, उनके सर्वाइवल की स्थिति बनी हुई है, जबकि अडानी है दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। तो आम जनता को क्या ये प्रभावित भी करेगा? मेरा प्रश्न तो यही है उत्कर्ष सर। लेकिन पहले मैं रामनाथ कोविंद वाले प्रश्न पर समझना चाहती हूँ आपसे। रामनाथ कोविंद का सिलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल बैलेंस बनाने की कोशिश है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की इमेज जिस तरह से बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ने तमाम दावे भले किए दलित प्रो दलित और होने के, लेकिन ग्राउंड पे कुछ बहुत दिखा नहीं। वो तमाम भोजन कार्यक्रम और ये सब होता रहा। मैं चाहती हूँ कि पहले रामनाथ कोविंद वाली जो बात है आप उसे पूरी करें। और मैंने जिस वीडियो का जिक्र किया था ये उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताई जा रही है जहाँ पर उप मुख्यमंत्री का कारवां चल रहा था वीआईपी का, और एक साइकिल चलने वाले राहगीर को जो है धक्का मार के ट्रैफिक पुलिस नीचे गिरा देती है, क्योंकि वीआईपी को है प्राथमिकता जरूरी कही जाती है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है। ऐसे में ये स्टेटमेंट कि पैसा बचेगा, विकास जो है और दोगुनी तेजी से आगे बढ़ पाएगा, ये कितना प्रभावित करेगा सर? देखिए, मैं रामनाथ कोविंद की बात कर रहा था, तो बिल्कुल पहले तो ये कि वो एक पॉलिटिकल जरूरत थे, वो एक ऐसा फेस कि क्योंकि बीजेपी की सीनियर लीडरशिप में कोई भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है नहीं, बातें चाहे जितनी हो। और बीजेपी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के जो बेसिक आइडियोलॉजिकल बैक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भी बातें करता है सबको समरस समाज बनाने की, सब कुछ, लेकिन वो हार्डकोर कॉस्टिस्ट लाइन के ऊपर अपने आप को अपने लीडरशिप को हमेशा उसी लाइन पर रखता है। वो तो और ज्यादा प्यूरिटन है कि एक ही गोत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों के अलावा दूसरा कोई लीडर बनता ही नहीं। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की पर्सनालिटी को काउंटर करने के लिए फिर रामनाथ कोविंद को लाया गया। इसके पहले जब वो राष्ट्रपति बने थे तब भी वो एक ऐसा अननोन फेस थे, और तब ये प्रोपेगेंडा हुआ था कि बीजेपी तो दलितों को भारत का राष्ट्रपति भी बना दे, पहला राष्ट्रपति बना दिया। तो ये प्रोपेगेंडा है और ये पॉलिटिकल गेम प्लान है, वो है। दूसरा, आपने कहा ये तस्वीर का जिक्र किया, भाई ये तस्वीर तो अपनी जगह पे है। हालात ये है कि G20 समिट की दिल्ली में जो बैठक होने वाली है G20 ग्रुप के लीडर्स की, तो 3 दिन के लिए पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया। बूथ्स पर लोगों को खिड़कियां खोलने से मना कर दिया गया है। अब आप कहते रहिए भाई ये क्यों आ रहे हैं, ये सारे लोग, ये आ रहा है देश की खुशहाली के लिए, हमारी तरक्की के लिए, और 3 दिन तुम घर में बंद रखो। हमने कहीं नहीं देखा है यूएस का प्रेसिडेंट मूव करता है, यूएस में सिक्योरिटी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या यूएस में आप लोग बैठे हैं, वहां के दर्शक हमें बताएंगे कि क्या इस तरह का लॉकडाउन कर दिया जाता है? कभी हमने नहीं देखा या ना सुना। जी, मूवमेंट होता है, वीआईपी मूवमेंट होता है, लाइन क्लियरेंस होती है, ट्रैफिक क्लियरेंस होता है, ये ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मोदी जी निकलते हैं तो वहां पे वो एक पुल का उद्घाटन भी करने निकलते हैं, तो पुल के मतलब एक बहुत हिट फिल्म है बॉलीवुड की, शोले, बड़ी आइकॉनिक फिल्म है, उसमें एक 50-50 कोस दूर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो है। तो ये फेनोमेना है ना, हमारा फेनोमेना है कि हम बंद कर देंगे, हम सड़क से हटा देंगे। कैसे आ गया? कॉमन मैन, बात सारी कर रहे हो कॉमन मैन के लिए। सारी राजनीति कॉमन मैन की जिंदगी बेहतर करने में है, और उसको ये हक भी नहीं है कि वो सड़क पे निकल पाए, उसको ये हक भी नहीं। आप याद करिए पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री जी जब गए थे और एक बार ट्रैफिक जाम में फंसे, तो वो इतना घबरा गए कि वापस एयरपोर्ट पे आके कह रहे कि वो अपने सीएम को बता देना कि मैं जिंदा बच के आ गया। ट्रैफिक कभी
आगे पीछे हो गया। आपको क्या इतना डर है लोगों से? नहीं, वो किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, इस वजह से वो आगे नहीं जा पाए। किसानों का प्रदर्शन तो वहां से दूर चल रहा था, वो कुछ झांकने वांकने लोग आ गए थे देखने के भाई काफिला जा रहा है। वो बात इतनी सी थी, उसको ऐसा बना के पेश कर दिया कि मतलब अटैक ही होने जा रहा है। और किसान ये है कौन? ये किसान तो वही लोग है ना जिनके लिए आपने बेहतर उनकी आय दुगनी करने के वादे के साथ सत्ता संभाली थी जी 9 साल पहले, कि हम डबल कर देंगे फिर ट्रिपल कर देंगे। जी एक्चुअली क्या है, नेहा, डेवलपमेंट वाली जो बात आपने कही ना जी, ये प्रोजेक्शन देने वाली सरकार है। ये हो जाएगा, ये 2030 तक हो जाएगा। अब तो पता नहीं 2050 तक का एजेंडा आ गया है, तो ये हो जाएगा। मगर अभी कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर बात नहीं करनी है जी। हम आज पूछेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, तो आप कहेंगे कि जीडीपी में हम 5th पे हैं। तो ये सारे गिमिक्स हो रही है इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट कर रही है। अनफॉर्चुनेट ये जी। उत्कर्ष सर ने जो बात उठाई कॉमन मैन की, नागेंद्र सर मैं आपसे समझना चाहूँगी, मॉनसून सत्र में कॉमन मैन को क्या मिला कि विशेष सत्र में मिल जाएगा? क्या हम पिछले 9 सालों को अगर टटोले तो मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कॉमन मैन को महंगाई से निजात नहीं मिल पाई, रोजगार का क्या ऐतिहासिक आंकड़ा है ये हमारे सबके सामने है। ऐसे में दिल्ली में इतने खर्चे के साथ जो भी यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण हुआ है, इतना पैसा लगाया गया, ये जनता का पैसा है। ऐसे में सवाल ये उठता है सर कि इस जनता को क्या मिल रहा है, और ये जनता फिर भी सवाल क्यों नहीं कर रही है कि ये विशेष सत्र बुलाया गया है तो क्या है? कोई भी सवाल नहीं करता नजर आता। और इंडिया दमदार प्रभावित ज़्यादा कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुंबई बैठक पर ये भी एक कारण हो सकता है कि मीडिया का कम जो है झुकाव रहे, या फिर उसकी खबरें कम से कम दिखाई जाए, क्योंकि कल से मैं देख रही हूँ कि शायद बहुत कम रिपोर्टिंग जो है वहाँ पर सीधे सीधे जो लाइव हो सकती थी वो नहीं हो पा रही है। नेहा जी, मानसून सत्र की जो आप बात कर रही हैं, तो हमने पहली बार ये देखा इस सत्र में, और इसके पहले भी देखा, लेकिन इस सत्र में खासतौर से देखा कि जितने भी काम की बातें थी, जितने भी काम के मसले थे, उसमें सरकार ही बहस से रोक रही थी। इस सत्र को तो सही मामले में सरकार ने ही नहीं चलने दिया, सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया। ये बहुत वेल नोन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐतिहासिक रूप से सस्पेंशन हुए, इस तरह का सस्पेंशन हुए जो कभी इतिहास में नहीं हुए। लीडर ऑफ अपोजिशन को मतलब बाहर कर दिया गया, और ऐसे मामले में किया गया कि हाँ, अगर इन्हीं लाइंस पर अगर ये तय होना हो तो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बाहर होना चाहिए था। खैर उसकी उसकी क्या बात की जाए, लेकिन जो नैरेटिव और जनता को मिलने की बात हो रही है, जिस बात पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि योगी जी ने बड़ा वेलकम किया है, बहुत स्वागत किया है और खर्चे बच जाएंगे, तो उनका खुश होना स्वाभाविक है। कि आप ये देखिए कि उनकी जनता किस तरह से सोचती है। जो नहीं कह रहे हैं उसके 10 कदम आगे बढ़कर की पुष्टि कर रही है। हमारे पड़ोसी मुझे सुबह बता रहे थे कि सर आप बताइए कि एक साथ चुनाव होने से कितने फायदे होंगे, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि संसदीय चुनाव ही नहीं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव ही नहीं है, नगर निगमों के चुनाव भी साथ ही होने। तो अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी का वो फायदा उठा रहे हैं कि दिमाग में ये डालना चाह रहे हैं कि हम इतने महान हैं। आप ये देखिए, जिस घटना की आप बात कर रही हैं, अभी सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करने वाली सरकार ये सरकार है, और सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने वाली भी यही सरकार है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम में मैं जा रहा था, और मेरे बगल से इत्तेफाकन डिप्टी सीएम का ही काफिला गुजरा था, और मतलब अगर 1 सेकंड की मुझसे चूक होती, मैं ड्राइव कर रहा था, जिस तरह से गाड़ी को मतलब अचानक ट्रैफिक में वो डालते हैं, हम चूकते तो बगल वाली गाड़ी पर बढ़ जाता, मेरी गाड़ी रुक जाती। तो वीआईपी कल्चर का ये आलम है। खर्चे की बात चिंता होती तो पटेल की मूर्ति पर सोच लेते हैं बात कि कितने अरब वहां खर्चे हुए। एक बात और कहूं कि जिस 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, उसमें भी खर्चे की बात की जाए तो 5 साल पहले, 7 साल पहले जो आंकड़ा आया था, सरकारी तंत्र ने ही वो आंकड़ा दिया था,
उसमें 7,000 या 5,000 करोड़ से ज्यादा की ईवीएम लगने की बात थी। जी। अगर इसे और आज की तारीख में क्या होगा, तो इतना आसान नहीं है। जी। लेकिन और जी रेटिंग करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। समय समाप्त हो गया है। नागेंद्र सर आपका भी, उत्कर्ष सर आपका भी, और विवेक सर का भी, जो थोड़े समय के लिए हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन हमने इन सभी विशिष्ट पैनलिस्ट से ये समझने की कोशिश की है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वास करती है, उसके पास समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या इन समस्याओं का समाधान दे सकती है, या फिर ये सिर्फ उलझाए रखने की कवायद दिखती है, एक पॉलिटिक्स है जिसमें जनता ट्रैप होती नजर आती है। आपके अपने असली मुद्दे कौन से हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, और कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उस पर सवाल पूछना जरूरी है कि आपके मुद्दे चुनाव में कौन उठाता हुआ नजर आता है, या फिर आपके प्रति चिंतित ज्यादा कौन नजर आता है। असली खबर को समझिए और उन चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए जो वाकई में आपकी बात रखते हैं, आपकी परेशानियों को उठाने की कोशिश करते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन आपकी तरफ से बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल जरूर भेजें, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का हर रोज इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।